अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JNN की ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह और मेरे साथ हैं ज़ैनब जतोई। और आज हम JNN के तवस्सुत से आप सबको ईद मुबारक कहते हैं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका भी इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन नीलम असलम हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती जो कि सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। वैसे तो हमारी बड़ी सीरियस किस्म की डिस्कशन उनके साथ होती है शोज़ में, लेकिन आज ईद के मौके पर हम कोई सीरियस सवालात नहीं करेंगे, हम थोड़े करेंगे लाइटर क्वेश्चन। बिल्कुल। और सबसे पहले सर मुझे ये बताइए कि आपकी ईद का आगाज़ किस तरह होता है? नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मीठे में आप क्या खाते हैं? बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने इनवाइट किया सर, आपने टाइम दिया, आपका शुक्रिया। और दूसरा सरप्राइज़ ये है कि मैं तो JNN जब आता है, सिदरा नाम आता है तो मुझे होता है काजी साहब और मियाँ साहब, ये दो नाम होते हैं। तो मैंने जब हाँ कर दिया तो बाद मैंने सिदरा से पूछा तो उसने कहा कि नहीं सर ये ईद प्रोग्राम है। तो मैंने फिर इसलिए आपको प्लेजेंट सरप्राइज़ मिला कि आप काजी सईद साहब की जगह आप बैठी हुई हैं। तो मेरे लिए तो पहला सरप्राइज़ ये है। बिल्कुल, ये व्यूअर्स के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि आप इस टाइम ईद वाले दिन उनको वो आपको देख रहे हैं। एग्जैक्टली। और आज जंग की बात नहीं करेंगे, आज फॉर चेंज आप की बातें नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जीता था, पाकिस्तान जिंदाबाद। चिश्ती साहब, आपसे एक चीज़ पूछनी है कि ज़ाहिर आप एयरफोर्स में भी रहे हैं, वहाँ पे ईद कैसे मनाते थे, अब ईद कैसे मनाते हैं, और वही हुदा वाली बात के मीठे में क्या पसंद है? हुदा, जो आपका सवाल था कि ईद कैसी, वो बिल्कुल सही कहा ज़ैनब ने कि जो एयरफोर्स की ईद थी वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट होती थी। हाँ, पहली बात ये कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम होते ही ड्यूटी पे थे। वो कवरऑल पहनी, किट पहनी है और हेलमेट रखा हुआ है, खा रहे हैं सेवियाँ जो घर से आई हुई हैं, लेकिन जहाँ सामने खड़ा है मिसाइल लगे हुए हैं कि जो मुल्क के लोग हमारे जो ईद मना रहे होते थे अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर हमने कोई एरियल प्रोटेक्शन करनी होती थी कि ईद वाले दिन कोई ना हो जाए। और आपके व्यूअर्स को मैं दिलचस्प बात बताते चलूँ कि पाकिस्तान बने सिर्फ 12 साल हुए थे। ये 10 अप्रैल 1959 की बात है। इंडिया ने पहली दफ़ा हमारे मुल्क की खिलाफ वर्जी ईद वाले दिन की थी। ये भी मैं आपको खबर बताता चलूँ आपकी। 10 अप्रैल 1959, सिर्फ 12 साल पाकिस्तान में बने हुए थे। इंडिया ने एक जासूस तैयारा भेजा, हमारी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ जेलम के पास और पिंडी की तरफ जाना शुरू हो गया। हमारे एज़ यूजुअल फाइटर पायलट ड्यूटी पे थे ईद वाले दिन भी, तो 2 जहाज़ों को स्क्रैम्बल किया गया और वो उसके पीछे गए और वो उड़ रहा था तकरीबन 50,000 फुट पे। जो फाइटर भेजे उनकी सीलिंग कम थी, कोई 45,000 से ऊपर वो जा नहीं सकते थे। तो फिर उसके पीछे पीछे वो गए पिंडी के पास जाके, जब उसने टर्न किया वापस तो उसमें उसकी हाइट लूज़ की तो उन्होंने शूट करके उसको रवात के पास गिराया। ये पाकिस्तान की पहली किल थी, और वो भी जैसे मैंने कहा ईद वाले दिन। ये इंडियन बाज नहीं आते इनको ना, तो हमारी ईदें उस वक्त से ख़राब कर रहे हैं ना, लेकिन हम भी फिर पूरा का पूरा हिसाब बराबर कर देते हैं। मीठे में क्या खाते हैं चिश्ती साहब, क्या पसंद है आपको? मीठे में जी जो मिल जाए, लेकिन घर की बनी सेवियां और वो शीर खोरमा टाइप। वो आप लोगों को तो याद भी आती होंगी हर ईद पे, जैसा कि आपने कहा आप ऑन ड्यूटी होते थे तो घर से आए कोई भी चीज। हमारी ईद की नमाज भी उसी किट में होती थी, जाहिर है वो, और वो भी बारी बारी होती थी। इकट्ठे नमाज इसलिए नहीं पढ़ सकते थे कि हुटर ना बज जाए, स्क्रैम्बल ना आ जाए, उसी तरह की ये कुर्बानियां दी हैं हमारे फौजियों ने हमारे लिए, बहुत बड़ी। तो सारे जो सेलर्स होते हैं, सोल्जर, वो इसी तरह करते हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले हम स्टैगर करते थे कि जो अलर्ट ड्यूटी पर हैं आधे पहले पढ़े, आधा क्रू भी बाद में पढ़ेगा, यानी कि जो हमारा जो ग्राउंड क्रू है जिन्होंने हमें सी ऑफ करना है, एयरमैन जो जहाज को, वो भी बारी बारी पढ़ते हैं। कितनी टफ ड्यूटी होती है सर ये? चैलेंजिंग बड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड बड़ा होता है। मतलब अगर हम आवाम की बात करें या हम लोग अपनी भी बात करें, हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो है, लेकिन स्टिल हम लोग कितने कंफर्ट में रह के अपनी मर्जी से उठ रहे हैं। अच्छा वहाँ का प्लान है, वहाँ का प्लान है, लेकिन हमारे जो जवान हैं जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, वो लोग बहुत टफ ड्यूटी करके, और ईदें भी जो है वो अपने प्यारों से दूर गुजारते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ऑलमोस्ट 24 आवर्स होता है। रात की ड्यूटी अलग होती है, फिर सुबह 4 बजे आके आपने टेक ओवर करना होता है। छुट्टियों को कुछ फैमिली के साथ कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब सुबह सुबह आप आ जाते हैं और दोपहर पर जब ऑल्टरनेट बदलना है तो फिर जो पार्शियल दिन बचता था वो ईद होती थी। लेकिन ऑब्वियसली एक एलिमेंट जैसे मैंने कहा कि प्राइड बहुत होता है कि आप एक नेशनल कंट्रीब्यूशन में कर रहे हैं, ना कि एक रूटीन ड्यूटी जो सारे लोग करते हैं। हमें एक एलिमेंट ऑफ प्राइड बड़ा होता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने इसलिए तो बहुत बड़ा दर्जा दिया आप लोगों को। अल्लाह ताला की। नीलम आप बताएं, आप किस तरह से ईद गुजारती हैं और क्या रूटीन होता है? और नीलम का तो चूंकि एंकर हैं और हमारी तरह ही सारा टाइम गुजरता है। अब आप चूंकि यूके से आई हैं ईद मनाने, मुझे ये बताएं ना कि यूके में ईद कैसे गुजरती है, क्योंकि वहाँ पे तो मेरे ख्याल से ईद की छुट्टियाँ भी नहीं होती हैं। यूके में तो समझ लें कि ईद का एक दिन होता है जिसमें हम एक दूसरे से मिल लेते हैं, लेकिन वो जो दिल है ना, वो जो ईद जिसका मतलब ही खुशी है, वो खुशी पाकिस्तान में हमें आके मिलती है। अच्छा सर की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं,
उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं वो तो अनमैचेबल है ना, उन तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। लेकिन आपने पूछा कि एंकर्स की ईद कैसी होती है, तो आप दोनों यही बैठी हुई है। और आजकल तो अब ऑब्वियसली जो पाकिस्तान का मीडिया है या सोशल मीडिया, वो भी बिल्कुल एक जांबाज की तरह हर महाज पे जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो अपनी फोर्सेस के साथ भी खड़ा और प्रोपेगेंडा का मुकाबला कर रहा है। वरना लाहौर की सी पोर्ट वगैरह तो आपको पता ही है वो कैसे तबाह हुई थी। तो आप लोग भी किसी, मैं कहती हूँ, मुजाहिद से, किसी जांबाज से नीलम को एक दूसरे को देखते भी रहते हैं। ज़ैनब, आपको पता है हम लोग तो एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे की वीडियोस जो हम बना रहे होते हैं वहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम एक दूसरे को प्रमोट और मेरा ख्याल नीलम का एक प्लस पॉइंट ये भी है, मैं भी नीलम को सोशल मीडिया पे फॉलो करती हूँ। नीलम बहुत बेबाक होकर बोलती है, जो बहुत अच्छी बात है। ऐसे इश्यूज़ जिसमें मेरा ख्याल है कि नॉर्मल कोई भी आम बंदा या आम सहाफ़ी नहीं बात करता, आप उन इश्यूज़ पे बात करती है। तो ये जुर्रत और बहादुरी कहाँ से आई आपके अंदर? मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि जब आप इंग्लैंड में इंडिया के खिलाफ या पैलेस्टाइन के हक में या ईरान के हक में बात करते हैं, या ये मैं कह लूँ कि जो सही है उसके हक में बात करते हैं, तो कैसा महसूस होता है? क्योंकि हमारे आसपास इंडियंस भी हैं, हमारे आसपास इंग्लैंड में इसराइली भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के साथ वो परवान चढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि बस यही होता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। हाँ, और लोग आपसे थोड़ा सा डिस्टेंट रहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो हम लोग इसलिए चुप हो जाते हैं कि कहीं हमारा इससे रिश्ता या ताल्लुक़ ना ख़त्म हो जाए इसके। लेकिन मैंने देखा कि अगर आप हक और सच के लिए बोलते रहो, आवाज़ उठाते रहो, तो भले से लोग आपके मुखालिफ हो जाए, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं वो समझते हैं और इज्जत करते हैं। सबको पता होता है कि क्या। और जब से हमने ये इंडिया पाक की जंग जीती है और सारी दुनिया को पता है कि हमने जीती है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया था ना, क्या बूस्ट हुआ। लंदन में जो मुजाहिरे हो गए थे पाकिस्तानियों ने कर दिए थे। पिछले साल से ये दिन आई मीन पाकिस्तान छाया हुआ है हर महाज पे। अभी भी जैसे तालिबान जो कि खवातीन को राइट्स नहीं दे रहे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, उनके साथ पाकिस्तान जिस तरह से एक जंग कर रहा है और अफगान बहन भाइयों का ख्याल भी रखता है कि उनको नुकसान ना पहुंचे, सिविलियंस को टारगेट ना करे। लेकिन जो फिर दहशतगर्दी करेगा या मैली आंख से देखेगा तालिबान की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको फिर हमारी आर्म फोर्सेस जवाब भी। नीलम भी बात कर रही थी और जिस बहादुरी जुर्रत से नीलम भी बात करती हैं, आप क्या कहेंगे जो नौजवान नस्ल है हमारी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, और उनके लिए आपको कोई मैसेज या आप उनको कुछ कहना चाहें नौजवानों को? ज़रा देखिए, आने वाली जंगें जेट वर्सेस जेट, टैंक वर्सेस टैंक और सबमरीन वर्सेस सबमरीन नहीं होनी। एग्जैक्टली, ये होनी है नैरेटिव की जंग, ट्रू, परसेप्शन की जंग। ओह यस। आपका माइंडसेट जीतने की कोशिश की जाएगी, दुश्मन करेगा कि किसी तरीके से माइंडसेट को अपनी तरफ कर लें या आपकी डिफीटेड मेंटालिटी कर दें जंग से पहले, यानी आपका हौसला तोड़ दें। ये ऐसा प्रोपेगेंडा है। वो जो आप कह रही थी कि वो जो बैरी जहाज यहाँ आ गए थे लाहौर में, हमने नहीं देखे, हमारा लाहौर का पोर्ट हम नहर पे ढूंढते रहे जाके। और मैं उसी सांस में अपने मीडिया को बहुत ट्रिब्यूट देना चाहूँगा। मैं रेगुलर मीडिया पे था और शायद लोग तंग आ गए देख देख के, लेकिन मैं एज अ कॉज कर रहा था। लेकिन मैं किसी एंकर, किसी होस्ट, किसी एनालिस्ट के साथ मुझे अभी याद नहीं है कि किसी ने फेक या सिर्फ हाइप या जिसको टीआरपी या जो भी रेटिंग शेटिंग के लिए कुछ किया हुआ। जज्बा जब अपने मुल्क की बात आती है ना तो सारे लिटरली जज्बा था एंड ऑनेस्टी थी और एक बड़ा प्रोफेशनल था। मैं किसी प्रोड्यूसर से मिला, किसी एंकर से मिला, होस्ट से मिला, मैं स्टूडियो आया, मैं ऑनलाइन था घर से, हर एक ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किया। मतलब फ़र्ज़ किया मैंने एक बात की तरदीद कर दी है तो उसको हम एंकर्स इशू नहीं टेक अप नहीं करते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अभी जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के अगेंस्ट जो चल रहा है, इतलात और ख़बरें ये आ रही थी कि हमारी एक खातून पायलट ने भी इसमें हिस्सा लिया। ज़रा उसके बारे में बता दें, वो कौन है और क्या शेरनी निकली है वो? आप फिर मुझे शिवानगी याद आ जाएगी, इंडियन पायलट की। पहले मैं उधर से शुरू करता हूँ। हम तफरीक नहीं करते कि हमारी लड़की पायलट जा रही है या लड़का, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। इट्स अ वेपन, इट्स अ जेट एंड इट्स एन अल्टीमेट जो डिलीवरेंस हमने देती है या एम ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। पहली बात तो ये जंग के दिनों में शिवानगी का बड़ा मशहूर हुआ। तो मुझे किसी ने कहा कि मैं एक चैनल पे था, तो किसी ने कहा कि सर वो अब तो बता दें शिवानगी का क्या खबर है, आपको तो सारी अंदर की खबरें पता होती हैं। तो मैं हंस पड़ा। तो उसने कहा आप तो हंस पड़े हैं। मैंने कहा मैं इसलिए हंस पड़ा हूँ कि हमने अभिनंदन भी पकड़ा था, उसका हाल आपने कभी नहीं पूछा। अब शिवानगी का आप सारे रोज मेरे से पूछते हैं। तो एनीवे सर अभिनंदन सामने आ गया था ना, शिवानगी सामने नहीं आई, मसला ये नहीं, वो तो फेक था, लेकिन वो एंजॉय बड़ा लोगों ने किया। अभी भी देखिए हमारी माशाल्लाह फीमेल पायलट्स भी हैं
और मैं कईयों के साथ अभी रिसेंट कुछ अरसा में मैं कुछ जहाज़ों पे उड़ा भी उनके साथ। ओह नाइस। जी, और आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज कि एक छोटे से जहाज़ में मैं इसमें जा रहा हूँ, तो मैंने कॉकपिट में देखा छोटा सा वो था, ट्रांसपोर्ट कह लेंगे, उस तरह फाइटर जेट नहीं था, बट मेरे लिए बड़ी हैरत हुई। मैं बैठ गया, वो चाय आ गई, क्योंकि जहाज़ फाइटर में तो चाय वाय नहीं मिलती, घर से पी के जानी पड़ती है। तो मैंने मुड़ के देखा तो एक लेडी पायलट थी, तो उसने जब मुझे सलाम किया तो वॉइस से मैंने कहा अच्छा ये, तो ये बड़ा प्राइड फील करते हैं। अच्छा, तो ये जो एक बात होती है ना ड्राइवर्स के हवाले से, कार ड्राइवर्स के लड़कियां अच्छी गाड़ियां भी नहीं चलाती हैं, हालांकि हम बहुत अच्छी ड्राइवर्स होती हैं, तो वहाँ पे भी कोई ऐसा सीन है? क्या क्राइटेरिया? नहीं, मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था उस जहाज़ में, तो मैंने उत्तर को शाबाश दी, मैंने कहा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लैंडिंग शी मेड। ये उनके लिए बिल्कुल तालियां उनके लिए। मैं एक बात बता दूं कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो ये जो हम पेट्रियार्कल और ये जो मजाक मीम्स, ये बाकी शायद किसी भी लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस इन द वर्ल्ड। बिल्कुल और हर लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है, देखा है हमने तो। और पाकिस्तान इंडिया के वॉर के बाद तो अब ज्यादा जो नौजवान नस्ल है वो आना चाहती है, और हमने देखा है कि बाकी जिन कंट्रीज के अंदर एयरफोर्स नहीं है उनका क्या हाल हो रहा है, वो भी हमारे सामने। तो अच्छा नीलम, ये बताएं, आप जाहिर है पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के साथ भी अपने काम किए, अब आप लंदन में भी काम कर रही हैं, तो क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है पाकिस्तानी मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में? अच्छा, क्योंकि काफ़ी जंग की बात हो रही है तो हम कुछ थोड़ा उससे हट के मैं बात करूंगी कि बाहर के मुझे इंटरनेशनल मीडिया में और पाकिस्तान के मीडिया में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑल्दो के पैलेस्टाइन की सिचुएशन के बाद बहुत सारे हमारे व्यूज़ बदले हैं, लेकिन फिर भी वो किसी ऐसे गेस्ट को नहीं बुलाते अपने शोज़ में, अपनी डिबेट्स में, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ना हो। अच्छा, जैसे मुझे बड़ा अफसोस होता है, अब ऑब्वियसली अभी रमज़ान भी गुजरा है, हम सब ने रमज़ान ट्रांसमिशंस भी देखी हैं, तो हमने हर उस शख्स को बुलाया है कि जिसका रमज़ान ट्रांसमिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका उस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है जिस पे हम बात कर रहे हैं, लोगों के घरेलू मसले, हमने सास और नंदों की लड़ाइयाँ और मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ, ये हमने ये मैंने कभी इंटरनेशनल मीडिया पे जो उनके बड़े चैनल्स हैं उसमें नहीं देखा। शायद कोई सोशल मीडिया की हद तक कुछ होता हो, इनमें हमारा मुकाबला इंडिया से हो सकता है, और मैं चाहूँगी इस मुकाबले में हम इंडिया से हार जाएं। ये जो हम कुछ चैनल्स इंडिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मीडिया को, गोदी मीडिया, लेकिन स्टिल इंडिया का जो मीडिया है वो मेरा ख्याल है तो पाकिस्तानी मीडिया तो बहुत बेहतर है उनसे, वो जिस तरह से प्रोपेगेंडा, फेक खबरें फैलाते हैं। ये जो सोशल मीडिया की दौड़ की वजह से ना हम थोड़ा सा अपने आप को बदल रहे हैं पिछले 2-3 साल में ना, तो वो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर। अब तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा शिफ्ट आया है कि अब हमने सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाए हैं ताकि फेक किस्म की खबरें ना फैलाई जा सके। तो अब तो मेरा ख्याल है कि अब इस पे चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। सर, आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि अब जो नौजवान नस्ल पाक फ़ज़ाइया में आना चाहती है, पाक फ़ौज का हिस्सा बनना चाहती है, उनको सर आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या रिकमेंड करेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो देख रहे हैं, आपको देखकर एक ही चीज़ माइंड में आती है कि हमने भी सर की तरह बनना है, क्योंकि अब तो आपके तजिए भी सुनते हैं नौजवान, तो वो बड़ा खुश होते हैं कि आपके पास जो नॉलेज है और सारी चीज़ें हैं, तो जो आना चाहते हैं पाक फ़ज़ाइया में उनको क्या कहेंगे? पहली बात तो ज़ैनब, जो मैं चंद लफ्ज़ बोल लेता हूँ मीडिया पे, वो अल्लाह ताला के बाद मेरे माँ बाप और उस्तादों का और पाकिस्तान एयरफोर्स का वो क्रेडिट है, उन्होंने ये बोलना सिखाया। और मैं अक्सर जब बच्चे मुझसे पूछते हैं, और बहुत सारे इंटरव्यू पिछले दिनों जब मैंने दिए तो लोग कह रहे थे कि सर पाकिस्तान एयरफोर्स में आना कैसा है, या जब आपने सवाल किया, तो मैं उनसे कहता हूँ आज भी कहता हूँ कि ये प्रोफेशन नहीं है, ये पैशन है। ओह यस, ट्रू दैट। आप अगर नौकरी की तलाश में है ना तो यहाँ ना है, क्योंकि ये सिर्फ सर्विस जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें तो आपकी लाइफ भी जा सकती है। तो अगर आपने हिसाब लगाना है कि महीने की तनख्वाह इतनी है, मेरा इतना बनेगा, इतना घर बनेगा, प्लॉट बनेगा, गाड़ी कितने में आती है, बैंक बैलेंस कितना होगा, वो फिर नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। ये वो लोगों का ये प्रोफेशन है, या ये ख़ासतौर में पाकिस्तान एयरफोर्स तमाम फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, तो ये वो लोग हैं जो पैशनेट होते हैं। ऑब्वियसली कॉज बहुत बड़ी बात होती है जब आप अपनी ज़िंदगी में एक मकसद हासिल कर लेते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर आज मैं कुछ सीरियस नहीं बात करना चाहता, लेकिन आम तौर पर हम सब के सब लोग टास्क लेवल पर बात करते हैं। हम रोज़ाना कहते हैं आज मैंने ये करना है, वो करना है, वो करना, शाम होगी। उससे ऊपर की कैटेगरी के लोग होते हैं गोल लेवल। गोल वो जो ज़िंदगी में मैंने ये अचीव करना है, मैंने घर बनाना है, मैंने बाहर शिफ्ट होना है, मैंने ये जो भी ये गोल है। जो दुनिया जिनको याद रखती है ना, वो लोग होते हैं जो पर्पस लेवल के लोग। बिल्कुल। एक मैं सर से सवाल पूछना चाहूँगी आज उनके साथ, ऑब्वियसली इट्स एन ऑनर कि आपके साथ मुझे बैठने का मौका मिला है। ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स की एक तो दिफाई लिहाज की ट्रेनिंग है ना, वो तो अब दुनिया को ही पता है, हमें तो मुँह से भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी हम पाकिस्तान एयरफोर्स के हमारे जो लोग हैं उनको देखते हैं, वो इतने मुहज़्ज़ब
ओ ये मैं भी ये Civilize- सवाल करने लगी थी। उनका बोलने का तरीका, उनको पता है कहाँ बोलना है, मतलब वो कैसे तो बोलना है। fan, जो हमारी अपना- न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी जंग के बाद, मतलब वो सबका उन्होंने सबकी fans नज़र- डाले थे। ये कौन सी ट्रेनिंग होती है, ये कैसे? मेरा ख्याल है कि भी आपको ट्रेनिंग देते हैं, ग्रूमिंग और ये सारी Of चीज़ें, course, बोलना कैसे है। इसमें तो कोई शक नहीं है, नीलम सही कह रही हैं कि ये हमारी एक करिकुलम का हिस्सा होता है। पहले तो जब हम जाते हैं ना तो आपको अंदाजा नहीं है, जो इस तरह हालत नजर आ रही है, इस तरह बने सने आपको नजर आ रहे हैं, ये नहीं होता। पहले जाते ही जब वो टेंड कर देते हैं ना और आपको कहते हैं निकर पहन के बाहर आए, जरा आप दौड़ लगाएं इतने किलोमीटर, तो आपको वो ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आप क्या थे। आप किसी लैंडलॉर्ड के बेटे हैं, आप किसी रेडी वाले के बेटे हैं, आप किसी दुकानदार के बेटे हैं, डजंट मैटर। पहली बात है हमें एक ट्रीट किया जाता है, और लिटरली जिसको आप लोग जैसे बेकिंग में सांचा नहीं करते, लिटरली उस तरह एक सांचे के हमें बना देते हैं। इट्स लाइक ए फोटो कॉपी। हम अपना भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए थे, क्या, यानी इतना ज़्यादा आपको एक पॉजिटिव सेंस में एक एलिमेंट ऑफ, जाहिर है जैसे मैंने कहा कि एक रगडनेस आपको उन्होंने डीट बनाना होता है कि दुश्मन के गिर सकते हैं, पहाड़ों में गिर जाएं, इंजेक्शन करनी पड़े, फाइटर पायलट समंदर में जहाज गिर जाए, तो आपकी रेजिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस बहुत बढ़ाता है। सर आपने जहाज गिरने की बात की, यहाँ पे थोड़ा ये इंडियंस के इतने जहाज क्यों गिरते हैं? इनको किस चीज़ की, इनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है। और जब से पाकिस्तान ने गिराया गिरी जा रही है। बड़ी-बड़ी बातें ऐसा करते हैं। हफ्ता नहीं गुजरता कि बिल्कुल। इंडियन कोई जहाज ना अभी गिराओ। दुबई शो में गए थे, वहाँ भी इनका जहाज का फ्यूल खत्म हो गया और फिर क्या कुछ हुआ वो आपके सामने ही। क्या इनको ट्रेनिंग की जरूरत है? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, इतना दिफाई बजट ये लोग लगाती है, लेकिन उसके बावजूद इनको ट्रेनिंग की बड़ी जरूरत है। उनको भी मैसेज दे दें सारा ताकि वो बेहतर हो पे सके। लगा देते हैं। अब कैपेबिलिटी अल्लाह क्रिकेट की बात कर रहे हैं। ये समझ से बाहर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इनको थोड़ा कोई मैसेज दें ताकि शायद हम नहीं, मैं पिछले हम इंडियंस को क्यों दें, हम अपने लिए काफी हैं। नहीं होता। मैं पिछले 8 महीनों से मैं कनाडा अमेरिका भी गया कुछ लेक्चर्स देने के लिए, टॉक शोज करने थे जंग के बारे में। तो मुझे एक इंडियन उधर ओरिजिन के सिख जर्नलिस्ट थे वो कैनेडियन, तो उन्होंने कहा, और मैं आज तक इंडियन एयरफोर्स को बुरा नहीं कहा, मैं इतने कैमरों के सामने कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ बड़े प्रोफेशनल, इट्स ए प्रोफेशनल एयरफोर्स। मैं एक राइवल को लुक डाउन नहीं करता, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ऑन एयर कहता हूँ। लोग बड़ा मुझे कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ये कर दिया, आप क्यों कहते हैं? मैंने कहा प्रोफेशनल एयरफोर्स है, 1000 जहाज उड़ाती है, लेकिन ये मान लें कि आपसे गलतियां हुई हैं, बस इतनी सी बात है। तो मैंने उस वक्त भी कनाडा में एक सिख जर्नलिस्ट थे ना, उन्होंने मुझे कहा, पंजाबी में प्रोग्राम उन्होंने किया, मेरे साथ किया, कि उन्होंने कहा जी आपकी व्यूअरशिप है, मैंने पंजाबी में कहा, उन्होंने कहा जी बताएं क्या है? मैंने कहा जी प्रोफेशनल एयरफोर्स से गलतियां हुई हैं। हम फाइटर पायलट्स को एक सर्वाइवल के लिए एक लास्ट डिच मनूवर सिखाया जाता है कि अगर आप फंस जाएं एक कॉम्बैट में, ऐसी डेंजरस सिचुएशन में, हाउ टू गेट आउट, ठीक है, उसको हम कहते हैं लास्ट डिच मनूवर, जिंदगी बचाने वाला मनूवर है। तो मैंने कहा कि इंडिया को मैं कहता हूँ कि लास्ट डिच मनूवर में चले जाए, अपने आप को बचा ले, मान जाए गलतियां हुई थी, एग्जिट कर जाएं, बिल्कुल एस्केप करें और भाग जाएं यहाँ ईगो को से। थोड़ा अगर सा आप पीछे ठहरेंगे, करें। हाँ एग्जैक्टली, अगर आप ठहरेंगे, डटे रहेंगे, तो फिर प्रेसिडेंट अमेरिकन कभी कहेगा 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयर का, प्रेसिडेंट ट्रम्प कहेगा वो तो 11 तक पहुंच गए थे, वो 11 तक पहुंच और गए। अब लगता है 100 तक जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा नीलम, नहीं अभी यहाँ एक ब्रेक लेंगे हाँ, ज़ैनब, ब्रेक ठीक के बाद है। वापस आके इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स, और थैंक यू सो मच कि अभी तक आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे और भी कुछ कहानियाँ सुनेंगे। और नीलम आपकी तरफ जाते हैं, हम चिश्ती साहब के साथ भी बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे थे, और अभी चिश्ती साहब ने भी जिक्र किया कि पैशन बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोफेशन के लिए। आप भी जर्नलिज्म का हिस्सा हैं और रह चुकी हैं, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स में काम कर चुकी हैं, और बहुत सारे लोगों की आप पसंदीदा भी रही हैं, आपकी आवाज़, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो किस तरह से आप इस फील्ड में आई और आपका तजर्बा कैसा रहा, एक्सपीरियंस आपका कैसा था, उस बारे में कुछ बताएं कि जो नए लोग न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, प्रोग्राम एंकर बनना चाहते हैं, उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको क्या आप मैसेज देंगे? मैं बिल्कुल यही पैशन ही था जब हम लोग उस वक्त मीडिया में आ रहे थे। 4-5 ही चैनल्स थे उस वक्त प्राइवेट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से अब तो कहकशां है पूरी, जो कि अच्छी बात है। ये बुरी बात नहीं है। जिस लेवल का हमें सामना है प्रोपेगेंडे का, और जो पाकिस्तान इस वक्त, क्योंकि इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बस पाकिस्तान के ऊपर फोकस करे और हमें क्या ईरान में, नहीं, अब हमें हर चीज़ पे फोकस करना है। तो उस वक्त पैशन ही था। मैं सीए छोड़ के जो है मैथ्स कॉम में एडमिशन लिया था, बल्कि साथ साथ सीए चल ही रहा था। मैंने तो सोचा किया था फिर आपने सीए नहीं कंप्लीट किया, लेकिन फिर मैथ्स कॉम के सेकंड सेमेस्टर में ही मैंने एंकरिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ये
अल्टीमेट पैशन है। जब आप रातों को आपको लंबी लंबी 12-13 घंटे की शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं, रात 3 बजे का बुलेटिन भी आप ऐसे कर रहे होते हो जैसे आप शाम 6 बजे का बुलेटिन कर रहे होते हो। कोई ऐसा फंबल जो आपको याद हो कि ये फंबल मेरे से हुआ था, कोई फनी किस्म का फंबल बता दें? हम लोग निशाने पाकिस्तान इस्लामाबाद से एक आउटडोर बुलेटिन कर रहे थे। उस ज़माने में बड़ा रिवाज हुआ था आउटडोर बुलेटिन का, तो वो आज़ादी ट्रांसमिशन थी, कोई 12 या 11 अगस्त का बुलेटिन था समा टीवी के ऊपर। उसमें ये था कि हमारे पास पहले, आप स्टूडियोज़ में होते हो तो पहले आप हेडलाइंस देख लेते हो, और हम बाहर थे, अब हमें कुछ आइडिया नहीं है क्या सामने हमारे हेडलाइन आने वाली है। तो उसमें कभी कभी होता है कि कुछ उर्दू के वर्ड्स आते हैं, उस पर अगर ज़बर और पेश ना लगी हो समझ आती तो आपसे गलती हो जाती है। तो वो वर्ड था मुर्दों, तो अब उन्होंने पेश नहीं डाला हुआ था, तो मैंने मुर्दों को पहले मर्दों पढ़ा, एंड देन आई रियलाइज कि इस सेंटेंस में मर्द तो ये मर्दों नहीं है, ये मुर्दों है। वो भी कोई शनाख्ती कार्ड से रिलेटेड चीज़ थी, तो वो उसमें आप सेंस भी नहीं बना सकते थे कि मुर्दों है या मर्दों के। तो फिर मैंने उसको मर्दों किया, और फिर मैंने नई लाइन बनाई उसमें क्रिएट करके, और अपनी उस गलती को उसी हेडलाइन में खुद ही से ठीक भी किया। तो बल्कि मैं बाद में किसी के हर किसी के बस के डायरेक्टली न्यूज़ की कॉल आई कि शाबाश, मतलब हम हंसे भी और हमारी बचत भी। अच्छा सर, आप जो कह रही थी, मैं पैगाम नीलम की इजाज़त से मैं भी देना चाहूँ। आपने पिछले सवाल में पूछा था कि नई नस्ल को क्या। हाँ जी बिल्कुल। देखिए ईद अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि ईद तो 1-2-3 दिन रहनी है, उसके बाद हमने सीरियस एक चीज़ करनी है। आजकल जो मैं बच्चों में देखता हूँ ना, वो समझते हैं कि सब चीज़ शॉर्टकट से हो जाए, रातों रात अमीर हो जाए, रातों रात मशहूर हो जाए, रातों रात नाम बन जाए, आप जैसे एंकर बन जाए, मैं क्यों नहीं बैठी हुई इस आपकी जगह। तो ये मैं एक बच्चों को ना मोहम्मद अली बॉक्सर की 1-2 कोटेशन सिर्फ बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था, मोहम्मद अली बॉक्सर को देखता था, तो बाद में लगा वो 6 फुट 3 इंच का आदमी, 225 पाउंड उनका वजन है, इतने मेरे 3 बाजुओं के बराबर उनके 1 मसल्स है, मुक्का मारते हैं, गिरा देते, जीत जाते हैं। मैं समझता था मोहम्मद अली बॉक्सर के इसमें क्या कमाल है, अल्लाह ताला ने इसको पैदा ही इतना ऊंचा लंबा किया, पावरफुल किया। फिर जब उनकी मैंने एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने 2 बातें बड़ी खूबसूरत की कि उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा कि मुझे अपनी ट्रेनिंग के हर मिनट से नफ़रत थी। फिर मैंने अपने आप से कहा कि अब बर्दाश्त करो, जब वो प्रैक्टिस करते थे, और पूरी ज़िंदगी चैंपियन बनकर गुजारो। यानी कि आपको ट्रेनिंग को बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर किसी ने पूछा कि आप सिटअप्स कितनी करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपनी सिटअप्स नहीं गिनता, मैं उस वक्त गिनना शुरू करता हूँ जब मुझे तकलीफ होना शुरू होती है, विच मीन्स कम्फर्ट जोन। उसने कहा कि उसके बाद काउंटिंग मैटर करती है ज़िंदगी में। तो आई थिंक मेरा भी बच्चों को मैसेज ये है कि जो मोहम्मद अली ने कहा कि आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट सेड टू माई सेल्फ सफ़र नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ द लाइफ एज चैंपियन। मुझे ये बताएं कि आप घर में खाने के शौकीन भी होंगे और खाना पकाने का शौक है कि नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर फौजियों को खाना बनाना भी आता है, तो आपको आता है कि नहीं आता? मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा खाना कंपलसरी बनाना सीखा। 4 महीने के लिए मैं गया था अमेरिका के छोटा सा जजीरा है हवाई, USA का, हर तरफ पानी पानी, इतना सा जजीरा, हलाल फूड मिलती नहीं थी वहाँ। एंड दिस इज़ अबाउट 25 ईयर्स बैक। तो मैं उस ज़माने में एक यहाँ पे घी का ब्रांड है कि एक कुक बुक होती थी, उस ब्रांड की, घी ब्रांड की, तो मैं कुक बुक साथ ले गया। हवाई में मैंने जाके, अब उधर बाहर खा नहीं सकते, हलाल नहीं है, तो मैं सारा कुछ स्टोर से ख़रीदा। एक मस्जिद थी पूरे हवाई में जहाँ जुमे की नमाज़ होती थी, और वहाँ पे एक बंदा एक डबल कैबन वो फ्रीज़र में आके चिकन देता था और कहता था हलाल है, और हम कहते खा लेते थे। तो पकाना खुद था, वरना सर्वाइवल नहीं था, अकेला मैं गया था। तो कुक बुक से मैंने पहली दफ़ा 4 महीने में सीखा, इतना अच्छा सीख लिया था कि फिर मैं दावतें की थी। लेकिन जो ही मैं लैंड किया पाकिस्तान, मैंने कसम खाई कि जो मुझे याद रह गया जो कुछ, और आज तक याद नहीं है। मेरी वाइफ कभी वाइफ के लिए कुछ नहीं बनाया आपने? उनको बता दिया था कि ये सिर्फ मेमोरी मेरी डिलीट हो गई है जो 4 महीने की है। बहुत कुर्बानियाँ देती हैं आर्म्ड फोर्सेस की फैमिलीज हैं, बहुत कुर्बानियाँ देती हैं। ऑब्वियसली आपके अगर फैमिली मेंबर्स घर नहीं है, और भी बच्चे भी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, फादर को उस तरह से टाइम नहीं मिलता, फिर शहर घूमना, पोस्टिंग हर दफा, बहुत नए कुर्बानियाँ होती हैं। स्कूल, फैमिली को भी बहुत होता है। इसमें कोई शक नहीं। नीलम, मुझे आप बताएं, आप खाने में क्या अच्छा बनाती हैं? आई थिंक मैं पहले मैं इसलिए लकी हूँ कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो देसी खाने कम खाते हैं। देसी खानों में ना मेहनत बहुत ज़्यादा है, मसाला और नमक, तो वो उनको पास्ता, लजानिया, इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। तो अब मैंने उसी पे अपना हाथ सीधा किया हुआ है कि भाई जो मतलब वो खाते, ये नहीं है कि मैं ही बनाती हूँ, वो नहीं बनाते, वो मेरे लिए दाल चावल बनाना सीख रहे होते हैं, कीमा बनाना सीख रहे होते हैं, मैं उनके लिए ऐसी जो लजानिया टाइप मिलके काम करते हैं, मिलके काम करते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, कंपेनियनशिप नाम ही इसका है। सर, चूँकि खाने की बात हो रही है, तो फाइटर जेट्स को अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना होता है, इतना ऊपर जाना होता है, तो कोई चीज़ अवॉइड करनी हो, क्या डाइट क्या होती है?
पहले तो अवॉइड ये करनी है कि आप जो मस्ट करनी है वो है कि वजन करने की मशीन आपके घर में होनी चाहिए। आपको पता लगता रहे कि कब 2 पाउंड बढ़ गए तो वापस ब्रेक लगानी है, क्योंकि आपकी फिटनेस अगर नहीं है तो आप फाइटर फ्लाइंग या कोई भी फ्लाइंग नहीं मेंटेन कर सकते। एवरी ईयर बड़ा टफ मेडिकल होता है। तो इस तरह की जो कोई भी चीज़ जो जंक और इस तरह की खाएंगे तो ऑब्वियसली एक तो वो बात पर्टिकुलरली कोई बात नहीं। हमें आप हैरान होंगी कि फाइटर पायलट रोज़ा नहीं रख सकता, अलाउड नहीं होता हमें। ऑब्वियसली एनर्जी ड्रॉप हो जाती है तो हमारी चेकिंग होती है। सुबह सुबह में रूह अफ़ज़ा पिलाया जाता है स्क्वाड्रन में आते ही कि रोज़ा तो नहीं रखा हुआ कहीं, तो उसकी वजह से आपको फिटनेस रखनी पड़ती है। जो डाइट हमारी बुनियादी तौर पर ऑब्वियसली स्टमक फुल के साथ तो फ्लाइंग नहीं होती, आकर होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन आपने इतना ज़रूर खाना होता है कि बेसिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो डॉक्टर कहते हैं एनर्जी के, लेकिन आर्टिफिशियल ड्रिंक्स नहीं। ये जो हम सबसे ज़्यादा फेवरेट हमारे सारे फाइटर पायलट्स का होता है नींबू पानी। अच्छा, मतलब आप फ्लाइंग करके आते हैं तो हमारा जो वेटर होता है जो स्क्वाड्रन की, हम उसको टी बार कहते हैं, तो वो लेके नींबू पानी लेके खड़ा होता है आपके लिए, वेट कर रहा होता है कि भाई आप नमक भी डालें, थोड़ा सॉल्ट लेवल भी गिर जाता है ना और शुगर लेवल भी कम हो जाता है। तो एक वो है, और बाकी एक नॉर्मल सर्विस के दौरान मैं एक बात में मुझे हमेशा, अब आज मुझे आप लोगों की तवज्जो से मौका मिले, मैं 3 एंकर्स बैठी हैं सर, तीनों एंकर के दौरान मैं सही बात है कि मुझे हमेशा मैं सोचती हूँ कि जब आपको फ्री टाइम होता है, आप जब सर्विस में होते हैं तो कैसे वो गुजारते हैं? आप लोग ड्रामे देखते हैं, आप न्यूज़ देख रहे होते हैं, आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अगले दिन के अपने 1 या 2 मिशन या 3 मिशन उड़ने होते हैं, वो रात को प्लानिंग करनी होती है। आपने स्ट्राइक मिशन करना है, कोई बॉम्बिंग करनी है, उसके रात को मैप्स तैयार होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स, उसकी टाइमिंग और कैलकुलेशन, वो एक स्टडी टाइम एक डेडिकेटेड होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोबोटिक होते हैं कि फ्लाइंग की, घर गए, फिर वो खाना खाया। बुक पढ़ने का, रीडिंग का, ये जो आज मैं 2-4 लफ्ज़ बोलता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था पढ़ने का, और आज भी मैं, अगर शायद आप समझते होंगे कि मैं आता हूँ, आप लोग माइक ऑन करते हैं, मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। मैं आज भी अगर 4 घंटे ना पढूं, ये मेरा मस्ट है, चाहे जो भी टाइम हो। आजकल रोज़ों की वजह से मेरा सहरी के वक्त हो गया हुआ है, सहरी करके मैं 2 घंटे आजकल भी बैठता हूँ, तब जाके अगले दिन टॉक शोज, ये वॉर की सिचुएशन ग्लोबली मैं देखता हूँ। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, रोबोटिक हो नहीं सकते आप। हाँ, आप जैसे चैनल तो अगले दिन नहीं बुलाएंगे, क्योंकि यार 3 दिन हो गए एक ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अच्छा खालिद चीज़ साहब, मुझे ये भी बताया कि बहुत सारे लोग जो आपको देखते हैं, आइडियलाइज़ करते हैं, और अभी आप बता रहे थे कि आपके पास इतना किताबी नॉलेज भी है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या बचपन से शौक था फाइटर पायलट बनने का? बचपन कैसा था आपका? अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। बचपन का सिर्फ ये ट्रिगर हुआ था कि मैं बहुत छोटी क्लास में, तो मैंने एक डिक्लेमेशन में, स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो उधर एक आर्मी के ब्रिगेडियर साहब थे, रिटायर्ड, एक जगह हमारे, मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और मिल मैनेजर थे, तो वहाँ मुझे ब्रिगेडियर साहब ने एक बुक गिफ्ट की थी उस ज़माने में फॉर दैट स्पीच, और उस बुक का उर्दू में नाम था परफ शाह मुजाहिद। दैट मीन्स मुजाहिद जिसके पर हो, और वो थी पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में। और उस वक्त नई नई जंग ख़त्म हुई थी 65-71, तो हमारे हीरोज़ के उसमें स्टोरीज थी। तो उस वक्त फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि अगर एज अ मर्द, उस वक्त लड़कियां तो सोचा नहीं जा सकता ना, फाइटर पायलट तो बाद में अलाउ हुआ। तो उस समय समझता था अगर मर्द है कोई तो ही हैज़ टू बी अ फाइटर पायलट, व्हाट एल्स कैन ही बी, मतलब। तो वहाँ से फिर मेरा जज्बा शुरू हुआ। तो लकीली बहुत सारे लोग नहीं होते, लेकिन अल्लाह का मेहरबानी कि मैं हो गया। थैंक यू सर। जाते जाते एक सवाल मैं चाहती हूँ कि आज के इस शो से ही JF-35 कब आ रहा है? ईद मना ले उसके बाद। बिल्कुल, आज लोगों को टेंशन हमने मिलिट्री कितनी दिया, बुलाया आपने। हुदा लग रही है, हुदा ने ना ये मैसेज, ये सोशल मीडिया पे ना इंडियन फैंस को बुली करने के लिए वो वैसे ही पीछे पड़ जाते हैं। उधर भी मुसलमान ईद मना रहे हैं, सबको मनाने देंगे। तो ईद सब। थैंक यू सो मच सर। जाते जाते अगर हमारी ऑडियंस को, पाकिस्तानियों के लिए और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान ईद मना रहे हैं उनके लिए अगर कोई मैसेज हो तो प्लीज़। स्टे स्ट्रांग, स्टे यूनाइटेड, और जितना आप यूनाइटेड होंगे दुश्मन उतना ही भागेगा आपसे। जितना डिसजॉइंटेड खुदा न खास्ता होगी, उतना दुश्मन को आपके अंदर घुसने का मौका मिलता है। जैसे कौम यूनाइटेड थी, जो रिजॉल्व है। देखिए, मैं क्लोजिंग पे ये कहना चाहूँगा, मैं अक्सर कहता हूँ चैनल्स पे, रिपीट करता हूँ, लेकिन क्योंकि आज का दिन है, मैं एज ए फाइटर पायलट, और जितने, चाहे वो टैंक में हो चाहे कहीं भी हो, मैं एज ए फाइटर पायलट जब टेक ऑफ करता हूँ तो जहाज़ मेरा फ्यूल से चल रहा होता है, मेरा फ्यूल होते हैं लोगों की दुआएं, तोक़ुआत। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन मेरे से होती है कि आई टेक ऑफ विद द ड्रीम्स ऑफ पाकिस्तान, ऑब्वियसली। तो वो जब आप एक पैशन, जब मैं शुरू में कहा था कि अगर आपके अंदर एक पैशन है, ये नौकरी वाला चक्कर यहाँ नहीं। बिल्कुल, तो हर प्रोफेशन में हो सकता है। बाय द वे, आई एम नॉट सेइंग कि फाइटर पायलट सिर्फ, जिस प्रोफेशन में आप जाएं उसमें पैशन डेवलप करें, उसको प्रोफेशन ना लें। बिल्कुल। नीलम, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं स्पेशली अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि बिल्कुल टिकटॉक, सोशल मीडिया सब कुछ इस्तेमाल करें, लेकिन इस वक्त मौजूदा दौर के जो तकाज़े हैं वो ये अब हम पे लाजिम हो गया कि हम हिस्ट्री भी पढ़ें और करंट अफेयर्स का भी हमें पता हो, ताकि किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को उनकी नेशनैलिटी
पर्सनालिटी, एथनिसिटी और उनके जो ख्यालात हैं उसकी बेस पे मिलेंगी। दुनिया का हमने मुकाबला करना है तो हमारा हर जो नौजवान है वो हमारा एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि मुजाहिद ही उसको होना चाहिए। मुल्क से मोहब्बत करें, सबको अपने मुल्क की बहुत सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं गुस्सा आता है हर मुल्क में। मसले मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, वहाँ पे आप लोगों से पूछेंगे वो अपनी गवर्नमेंट से खुश नहीं होंगे, लेकिन गवर्नमेंट से नाखुश होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सरजमीन या आप अपनी मिट्टी के बारे में कुछ गलत बोलें। इससे अगर आप लॉयल नहीं हैं तो फिर आप किसी से भी लॉयल। बिल्कुल, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें कुछ नए मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू उदा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू नीलम। वेलकम बैक नाज़रीन, और हमारी एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नीलम तो हमारे साथ है ही, रबिया मिन्हास फैशन मॉडल भी हैं, सिंगर भी हैं और डिज़ाइनर भी हैं। कैसे हैं आप? सबसे पहले ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत मज़ेदार। ओके, पहला सुबह उठते ही क्या करती हैं ईद वाले दिन? खाना मैं सारे अपने गेस्ट से मीठा मांगती हूँ। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूँ। इनको आज कॉम्प्लीमेंट करना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इतनी खूबसूरत लग रही हैं। इनका वो लॉकेट और सेट इतना प्यारा, इतना खूबसूरत लग रहा है ना, तो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से आप। और लग रहा है कि आपकी तैयारी देख के लग रहा है इनकी ईद बहुत अच्छी गुजरी है। तैयारी से बोला ना कि बहुत मज़ेदार गुजरी। अच्छा, क्या किया कि सुबह उठ के क्या किया, किस तरह से रूटीन होती है आपकी? फैमिली के बारे में बताएं। खाना पकाती हैं, खिलाती हैं, क्या करती हैं? सिर्फ खाती हैं? खाती हैं बस। अच्छा, तो ईदी देती हैं या लेती हैं सर? अच्छा, मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, तो भाभी हैं माशाल्लाह, 4 भाई हैं मेरे, एक बहन है मेरी। तो फिर आगे सब उनके भी बच्चे हैं, तो मेरा तो ईद वाले दिन कूंडा होता है चंगा। अच्छा, सही बात है। नीलम आप बताएं, आप ईदी के बारे में बताएं, कितनी ईदी मिली आज आपको? अभी मुझे मेरे हस्बैंड ने, वो लंदन में है तो मैं वापस जाऊंगी 2-3 दिन में, तो उनसे मैं ईदी लूंगी। बाकी तो अब देने वाला हाथ अलग, देने वाला हाथ लेने वाला अभी भी होगी ना नीलम? नहीं, अब असल में पेरेंट्स इस एज में जब आ जाते हैं ना तो आपका दिल चाहता है कि आप उनके लिए ईद लें। मैंने अपने मदर के लिए ईद का ड्रेस लिया है, बहुत अजीब बात। तो और इसी तरह से फादर के लिए ईद का मैंने कुर्ता शलवार लिया है। तो इस एज में ना दिल चाहता है कि मुझे बचपन से ना वो बनने का शौक था कि मैं दूंगी सबको, है ना। मुझे पता नहीं क्यों वो बनने का शौक था कि मैं दूं ईदी सबको, मैं कोई ऐसी चीज बन जाऊं कि मेरे पास इतना पैसा हो, मैं सब में बांट रही हूँ। कितने साल की थी जब मॉडलिंग शुरू किया आपने? मैंने शादी के बाद मॉडलिंग शुरू की थी, जो कि एक मानता कोई नहीं था। मैं बिल्कुल स्किनी स्लिम थी, ये अल्लाह की एक ब्लेसिंग है। तो मैंने शादी के बाद मॉडलिंग की है मैंने। सही। अच्छा, अब चूंकि रबिया हमारे साथ हैं और ईद का त्यौहार है, ईद का मौका है, तो अगर गाना ना हमने सुना तो ज्यादती हो जाएगी ऑडियंस के साथ भी। तो प्लीज आइए और अपनी आवाज़ का जादू हमें सुनाइए। माही आवेगा, माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहणगियां अखियां, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहणगियां अखियां। जोड़ के मैं उन्हें समझावांगी, हाथ जोड़ के मैं उन्हें समझावांगी, मुख मोड़ेगा ते था मर जावांगी, मेरे प्यार दिया कसमां खावेगा, दिल हौले हौले डूब डूब जावेगा, माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी।
ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ ਸੁਣੀਏ ਤੂੰ ਕੂਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕਦੀ ਹੂਕ ਵੇ ਸੁਣ ਕਦੀ ਹੂਕ ਵੇ ਸੁਣੀਏ ਤੂੰ ਕੂਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕਦੀ ਹੂਕ ਵੇ ਸੁਣ ਕਦੀ ਹੂਕ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਿਆ ਕਰ ਲਾ ਸਲੂਕ ਵੇ ਜਿੰਦੜੀ ਬਲੂ ਐਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਫੜ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ मैं था मर जानिया वे मैं था मर जानिया हाय हाय जदों हली जाई लेना मेरा नाम मरदां दे वादे झूठे झूठा हुंदा प्यार वे झूठा हुंदा प्यार वे करके मुहब्बतां कॉल जांदे हार वे जिंदड़ी बलो ऐवें कुट के ना फड़ मेरी बांह मैं था मर जानिया वे मैं था मर जानिया हाय हाय जदों हली जाई जदों हली जाई लेना मेरा राबे, इतना खूबसूरत आपने गाना गाया और इतना प्यारा समा बांध दिए और मेरा ख्याल है आपके जो फैंस हैं जो आपको देख रहे हैं वो तो मज़ीद आपसे मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे हैं। मुझे बताया आप इतनी खूबसूरत हैं, फिर गाते भी इतना खूबसूरत हैं, कितने फ़ैन्स हैं, कितनी बड़ी तादाद में आपको लोग पसंद करते हैं। कोई ऐसा वाक़या बताएं जो किसी फ़ैन से मुतालिक हो, रिलेटेड हो और आपको याद हो कि किसी फ़ैन ने मेरे लिए ये किया था। नहीं कोई नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं राबिया, मेरा ये होता है कि शुक्र है कि अल्लाह ने ना वो आजिज़ी में ही रखा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बोला था जब मैं आहिस्ता आहिस्ता इन हो रही थी और अल्लाह इज़्ज़त दे रहा था, तो मेरी माँ ने और मेरी खाला की बेटी ने मतलब उन्होंने अलग से अपने एक वे में बात की थी। और मैं माँ की बात आपको पहले कोट करूँगी कि उन्होंने बोला था कि पंजाबी हम लोग पंजाबी हैं, तो मम्मा का था कि पुत्र अल्लाह इज़्ज़त जिस तरह तू उत्ते जा रही ना उस तरह अपने आप को नीवा रख। आर्टिस्ट ना प्यार का भूखा होता है, पैसा तो बंदा हर टाइप में लेकिन हर आर्टिस्ट ही प्यार का भूखा होता, हर आर्टिस्ट की बात नहीं। ज़ाहिर है ये तो मुझे दूसरों का तो नहीं पता, ये तो आपके अंदर बहुत, मैं कहती हूँ कि अल्लाह की तरफ से चीज़ें होती, क्वालिटीज़ होती हैं जो आपके अंदर हैं कि आप लोगों से मोहब्बत करती है। अच्छा नीलम, मुझे आप ये बताएं, आपसे मज़ीद भी सवालात करेंगे। नीलम आप ये बताएं, अब बचपन से ना हर बंदे का ख्वाब होता है कि मेरी ये एक लिस्ट, टू डू लिस्ट है, मैंने ये करना है ज़िंदगी में, ये ख्वाब है मेरे। तो क्या लगता है कितना कुछ अचीव कर लिया है या मज़ीद कौन से गोल हैं जो अचीव करने हैं, उस बारे में बताएं। आई थिंक मेरी बचपन से ये लिस्ट थी कि कुछ करना है अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए। और अल्लाह का मुझ पे इनायत है कि मुझे एक ऐसी फील्ड में आने का मौका मिला कि आजकल बहुत सारी ख़वातीन हैं घर में, इवन मर्दों की भी बात करूंगी कि वो बहुत प्यार करते हैं मुल्क से, वो सोशल इश्यूज़ देखते हैं, उनका दिल बहुत खुलता है, लेकिन उनके पास एक आवाज़ नहीं है। हमें जो अल्लाह ने वही ह्यूमिलिटी की बात के जो थोड़ी बहुत हमें आवाज़ दी है या फॉलोअर्स हैं, हम किसी भी मसले के ऊपर आके बात कर सकते हैं। और फिर ये जो माइक हमें जिम्मेदारी देता है उसको बहुत सारे लोग समझते हैं, नहीं समझते, लेकिन मेरी यही गोल है कि मैं इसकी जिम्मेदारी हमेशा निभाती रहूं जब तक कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया हुआ है कि मैं आके बात करती रहूं। उस वक्त तक अल्लाह मुझे इस भी काबिल रखे कि मैं कभी मतलब कोई पर्सनल एजेंडाज या किसी के साथ कोई ज़्यादती या कोई अपना और नेगेटिव आजकल जो ट्रेंड्स हैं, वायरल होने वाले ट्रेंड्स, उसकी तरफ ना जाऊं। पहले हम चाहते हैं कि आप कोई अपना गीत गाएं। दुनिया दे गम भुला
वेलकम बैक नाजरीन, और एक दफ़ा फिर आपको GNN की तरफ से ईद मुबारक कहते हैं। हमारे खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका एक दफ़ा इंट्रोडक्शन करवाते हैं और फिर उनसे बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने का सबसे पहले शुक्रिया। और अभी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आफाक अहमद, जो कि गुलकार हैं और बहुत खूबसूरत गाते हैं। उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जबेरिया महमूद, जो कि माहिर ग़िज़ाइयात हैं। थैंक यू सो मच जबेरिया, आपने अपना वक्त दिया और आप यहाँ पहुँची। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं रुहेल वकास, जो कि गुलकार हैं। रुहेल, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो आज ईद के मौके पर हम सबसे पहले बात करेंगे आफाक अहमद से। आफाक, आप बताएं कि आपका आज ईद का दिन कैसा गुजर रहा है और क्या रूटीन था सारा दिन, हमारे नाजरीन को बताएं। जी, अल्लाह के फजल करम से हमें फिर से ईद उल फितर देखने का मौका मिला है। एंड स्टार्ट सबको पता है कि ईद जब स्टार्ट होती है वी ऑलवेज़ गो टू मॉस्क, जब मस्जिद जाते हैं तब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सारे रमज़ान के अंदर जब हमें अल्लाह के फजल करम से सारा हमने जो महीना गुजारा होता है उसके बाद खुशियों का मौका होता है। हम सारे फैमिलीज़ के साथ मिलते हैं, सारा साथ हम खाना खाते हैं। उसके बाद सबसे पहले मीठा कौन सा खाया था सुबह? मीठा शीर खुरमा। ओह नाइस। एंड घर के अंदर हमारा जो होता है स्टार्टिंग के अंदर नमाज के जाने से पहले हम शीर खुरमा ही खाते हैं। उसके बाद वापस आके जो मुझे पसंद है वो हम दही भल्ले पसंद करते हैं घर में। क्योंकि पूरे रमजान भी हम इफ्तारी में दही भल्ले खा रहे होते हैं। और दही भल्लों से याद आया डॉक्टर जवेरिया, दही भल्ले खा खा के जो पेट खराब हो रहे हैं, ईद पे क्या करें फिर? देखिए, ईद के हवाले से भी मीठी ईद है और रमज़ानुल मुबारक जो फास्टिंग का महीना था और जहाँ पे हमें अल्लाह ताला ने ये सिखाया कि हमने नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन और इत्तेदाल में रह के अपने हेल्थ को अचीव करना है। इसी तरह ईद उल अज़हा पे कोई फ्यू टिप्स मैं अपने जो हमारे नाजरीन हैं उनको इस चैनल की तरफ से बताना चाहूँगी कि नंबर 1, खाना जो है वो तेज़ मिर्च मसालों से परहेज़ करें ताकि आपके डॉक्टर हजरात के आपके चक्कर ना लगे। और फिर आपको पता है जैसे जैसे ईद आती है ना वैसे वैसे गोश्त का इस्तेमाल, फिर गोश्त के साथ सब्ज़ी का इस्तेमाल लाजमी करें। सेकेंडली, पाकिस्तान में ट्रेंड बन गया है कि जब कोई घर आता है या आप किसी की तरफ जाते हैं तो उसे कोल्ड ड्रिंक टाइप या कार्बोनेटेड बेवरेज सर्व, तो उसकी जगह आप हेल्दी फ्रेश फ्रूट जूसेस के साथ रिप्लेस करें। क्योंकि ना सिर्फ आप इंटरनली तरोताज़ा और हल्का फुल्का फील करेंगे बल्कि आप ये जो खुशी की लम्हात है अपने प्यारों के साथ उसको प्रॉपर सेलिब्रेशन मॉडल के साथ लेके चल सकेंगे। हेल्थ तो बहुत तो उस मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर आप कुलचा नान चने का हैवी फूड खा ही रहे हैं तो आप फिर कोई ग्रीन टीज़ ले लें, एंटीऑक्सीडेंट ले लें। क्योंकि देखिए, जितने महंगे सप्लीमेंट्स पे पैसे लोग खर्च करते हैं वो ब्लैक पेपर और आपकी किचन में वो तमाम आइटम्स मौजूद है। और एंटीऑक्सीडेंट जैसी चीज़ें लें और थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी चले। मीठा ज़रूर खाएं पर पोर्शन साइज कंट्रोल करें। अब ये नहीं है, आप देखिए एक घर में ना जलेबियाँ हैं तो साथ में मतलब मज़े मज़े के खाने हैं और लोगों को बहुत पसंद होती तो है। फिर लोग ना वो एक सर्विंग नहीं लेते, वो एक के बाद एक। रसमलाई को मतलब अगर रसमलाई बन गई है ना तो अगर वो 120 पीसेज हैं तो वो लगता है विदिन आवर इट विल बी फिनिश्ड, क्योंकि हर कोई टूट पड़ता है और वो ख्याल नहीं करता अपना पेट का ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बाकी बहुत बड़ा आपने फैक्ट बताया। अच्छा, आप बताएं, आप अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बड़े सीरियस दिखाई दे रहे हैं, आज ईद का दिन है, थोड़ा हंसे मुस्कुराएं ताकि हमारे नाजरीन भी आपको देख के खुश हो। आप बताएं, आप कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं? मैं आप लोगों की बातें इंजॉय कर रहा हूँ और मैं ईद अल्लाह का शुक्र है ईद अपनी फैमिली के साथ गुजारता हूँ। तो आपको पता है कि आर्टिस्ट की लाइफ ऐसी होती है कि उसको जो त्यौहार होता है वो ईद के दिन भी बिजी होता है। ईद के दिन भी वो अपने कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं। तो बेसिकली कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जो है ना ये दिन गुजारता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा फिर खुदा मेरा ख्याल है कि हमारे ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के सिंगर हैं, इनसे गाना भी सुन लें ताकि हम भी इंजॉय करें और हमारे नाजरीन भी इंजॉय करें। तो अपना प्लीज़ कोई ज़बरदस्त किस्म का गाना सुनाएं जो आपका बहुत फेवरेट है। फेवरेट आई वुड से कि मुझे कलाम और गज़ल गाना बहुत पसंद है। तो आई वुड स्टार्ट विद कलाम बाबुल शागिर। आई गेस रंजिश ही सही। बेशक ईद का मौका है लेकिन इट्स फाइन, वो सबको ही पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल, रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आप फिर मुझे मुझे छोड़ के जाने को बोला। हाँ जी, बस सुन रहे आप। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही, रंजिश सही दिल
दुखाने के लिए रंजिशें सही, जैसे तुम्हें आते न आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते न आने के बहाने, वैसे वैसे ही किसी रोज न जाने के लिए रंजिशें सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सही। रोहेल, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ आप भी, क्योंकि यहाँ पे अब मौसीकी स्टार्ट हो ही गई है, तो आप भी अपना आवाज़ का अगर जादू जगा दें तो बेहतर होगा। सोनी लगदी है लाहौर दी कुड़ी, इन सोन सोन फैशन कर दी है लाहौर दी कुड़ी, जद डुरदी जावे साडा होश उड़ावे, मुंडिया दे दिल ते ओ तीर चलावे, इन सोन 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 सोनी लगदी है लाहौर दी कुड़ी। ओ तेरे नैन शराबी क्या कहने, तेरे होठ गुलाबी क्या कहने, हाँ तेरे नैन शराबी क्या कहने, तेरे होठ गुलाबी क्या कहने, इंज दिल ते जादू कर दिए लाहौर दी कुड़ी, इन सुन सुन फैशन कर दिए लाहौर दी कुड़ी। ओ बहुत ज़बरदस्त गाना आपने गाया और हम एकदम से दोबारा से आपने फ्रेश कर दिए। डॉक्टर जवेरिया, अब आपकी तरफ जाते हैं ताकि हम आपसे भी कुछ ज़बरदस्त किस्म की टिप्स ले सकें। वैसे तो आप बहुत सारी टिप्स हमें दे चुकी हैं, मुझे ये बताएं कि जो घर के लोग होते हैं, जिस तरह से ज़ाहिर आप माहिर ग़िज़ायात हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा नौहो है इन तमाम तर चीज़ों के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन अक्सर औकात क्या होता है, अक्सर आप जब घर पर ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं घर वालों को तो वो बड़े इरिटेट हो जाते हैं। तो आप घर वालों को किस तरह समझाती हैं, अपने बड़ों को और छोटों को किस तरह से गाइड करती हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? घर पे ना बड़ा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है, स्पेशली खाने की वजह से, मेरी वजह से ही। मेरे मतलब पापा तो इतने डिसिप्लिन्ड हैं, उनको मैंने एक दो तीन चीज़ें बताई हैं, क्योंकि जो 60+ लोग हैं और अभी हमें सुन रहे हैं, उनको ज़्यादातर ना कोलेस्ट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरलिपिडीमिया और हार्ट और मतलब इस तरह के हेल्थ रिस्क होने लग जाते हैं, डायबिटीज़ वगैरह। अच्छा, इनसे बचने की जो लोग ना मुसलसल गोलियों पे होते हैं, वो कहते हैं ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। आपको पता है अक्सर जो हमारे बड़े हैं वो सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद भी लेते हैं और फिर वो रात में भी खा रहे होते हैं। अब हम भी लाइक अ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्दी ईटिंग को। और हेल्दी ईटिंग ये नहीं है कि आपने किसी जगह पे गए और कोई फैंसी फूड का माहौल या मूड बनाया तो या तो आपने कोई इस तरह का टाइट फूड ले लिया, नहीं। जो फूड है ना, मुझे लगता है वो लाइफस्टाइल आपको अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाना चाहिए। अगर बात करें शुगर के मरीजों की, तो पहले हम सुनते थे कि जी बड़ों को शुगर हो रही है, अब तो छोटे बच्चों को भी हो रही है। 25, मुझे लगता है जंक फूड इसकी ज्यादा वजह है, बाहर के खाने ज्यादा वजह है। बिल्कुल, जो ट्रेंड टुवर्ड्स ऑफ फूड डील्स है, स्पेशली कॉलेजेस इन लाहौर, मैंने इस पे पूरी एक थीसिस मतलब मैंने इस पे लिखा और मैंने उसमें सारा चेक एंड बैलेंस किया, तो वो यही पता चला कि सब्जियों और फलों से बच्चे भागते हैं जो हेल्दी चीज़ें हैं, और बिल्कुल जो जंक है ना, बच्चे तो फ्रूट्स खाना भी नहीं पसंद करते, उनको स्मेल चढ़ती है। बिल्कुल। और ये पता है, ये जो हमारी मदर्स है ना, माएँ, जिनके हाथों से जब खाना बनता है तो हम हेल्दी और खूबसूरत होते हैं।
तो ये बेसिकली मदर जो फूड है वो लैब इंस्टीट्यूशन की तरह होता है। मतलब माँ आपको जो अपने हाथ से बना के ग़िज़ाइयत और तक़वियत दे सकती है, ताकत दे सकती है। मुझे लगता है आप हज़ारों के सप्लीमेंट खा लें, आप जितना मर्जी फैंसी महंगा डिनर ले लें, जो आपके अपनों के और स्पेशली जो घरेलू खातून के हाथ में खाने की लज्जत बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जो घर से माँ बाप माएँ जिस तरह से प्यार और मोहब्बत से बनाती हैं, उसमें जो ग़िज़ाइयत है वो शायद ही किसी सप्लीमेंट में कुकिंग नहीं करती ना, वहाँ आदमी मजबूर है बाहर से खाना खाने। बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ के तो आउट ऑफ कंट्री ना रह रहे। डॉक्टर जावेरिया से आज हमने इतनी ज़बरदस्त किस्म की एडवाइसेस और अच्छे तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी डेवलप और प्रमोट, क्योंकि मैं एक दो जगह पे गई और वहाँ पे लड़की कह रही थी नो वी नेवर इनटू मेकिंग फूड और दिस, भाई ये कोई प्राउड वाली बात थोड़ी है। एग्जैक्टली, मैं हमेशा ये कहती हूँ आप अपनी मर्जी अच्छी वर्किंग लेडी हो, अगर आपको घरदारी नहीं आती है तो आप बिल्कुल फिजूल है। ब्रेक का टाइम हुआ है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आफाक गाना, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से आके दोबारा से गपशप जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। एक मैं अपना पसंदीदा कलाम सुनाऊंगा, बाबुल शाह का कलाम है। पढ़ पढ़ इल्म ते फाज़ल हो, कदे मन अपने नू पढ़िया ना हो, भज भज वड़ने मंदिर मसीती, कदे मन अपने नू वड़िया ना, लड़ना रोज शैतान दे नाल, कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ना, ओ बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ो नाए, जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ना। भावे जान ना जान, भावे जान ना जान, मैं तेरे कुर्बान, वे वेड़े आवड़ मेरे, भावे जान ना जान, हुण आवे ते मैं जान ना दे सा, ते झले कौन हिजर दियां मारा, विच जुदाइयां साल दिहाड़े, हो जिंद रुल गई विच बाजारां, एक एक पल एक साल दा गुजरे, हो दस किवें उम्र गुजारा, आज़म बाग बहिश्त न भावे, हो मैनू बिन सजना बिन यारा, वे वेड़े आवड़ मेरे, भावे जान ना जान, तेरे जया मैनू होर न कोई, तेरे जया मैनू होर न कोई, ढूंढा जंगल बेला रोई, ढूंढा ता सारा जहान, ढूंढा ता सारा जहान, वे वेड़े आवड़ मेरे, भावे जान ना जान। ईद मुबारक बांट लो खुशियाँ। ब्रेक के बाद खुशामदीद ज़ैनब, हम अपने गेस्ट से तो पूछ ही रहे हैं, आप मुझे बताएं आपने सुबह क्या खाया है? मैंने तो वैसे सवैयाँ खाई हैं, क्योंकि सवैयाँ मुझे बहुत पसंद है और इसी तरह से मैंने अपनी सुबह का आगाज़ किया है। आप बताएं आपने क्या खाया है? मैं रसमलाई, वो जो जब रसमलाई की बात कर रही
रसमलाई मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हुदा आप तो बहुत फिट हैं। आज मेरा ख्याल है आप कितनी खाती हैं? आप कितनी मतलब कोई एक्सीड कर जाती हैं कोई 6-7 से? क्या रसमलाई मतलब नहीं, 2-3? मैंने क्या 2-3 थोड़ा- अच्छा 2। अच्छा खुदा मुझे ये बताएं, आप डॉक्टर जवेरिया से भी पूछ रहे थे बड़ी फिट हैं, आप इतनी फिट कैसे? अपनी फिटनेस का राज भी आज बता दें जो आपके जो दिल मद्दा करता है वो भी खाओ। सुन सके। जो दिल करता है जब दिल करता है खाओ। नहीं, अब उसमें निहारी पाए और जो मेरा ख्याल है एक दफा एक और गाना सुन लें हुदा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, रहें। sure. आप क्योंकि ईद का मौका है हाँ। और मौसीकी ना हो तो मजा नहीं आता। बिल्कुल। कोई होर होवे हा ता छोड़ वंजे हा, छोड़ वंजे हा, छोड़ वंजे हा, ए वादे कसमां भी तोड़ वंजे हा, हाय असियां जो डोला नी बहंदे वदियां, कोई होर होवे हा ता छोड़ वंजे हा, ता छोड़ वंजे हा, संगता मुका के क्या मिले ओ बेवफा सोचे ताहा, संगता मुका के क्या मिले ओ बेवफा सोचे ताहा, दुश्मन के लागे क्या मिले ओ बेवफा सोचे ताहा, संगता मुका के क्या मिले ओ बेवफा सोचे ताहा। ओ गिला तेरा करिए असा मर न जाइए, होवे दूर डोला पिछों मर न जाइए, तेनू कै बचाए ओरा मुँह ते ले आ, ओरा मुँह ते ले आ, वो गिला तेरा करिए, गिला तेरा करिए। अच्छा बहुत बहुत अच्छा रुहेल ने गाया है और मेरा ख्याल है कि रुहेल जिस शिद्दत से और जिस एक्सप्रेशन से आप गा रहे थे ना वो लग रहा था जैसे ये, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि शायर कोई बंदा जब बनता है तो उसका मोहब्बत में नाकामी हुई होती है तो शायर बन जाता है, और बाज़ का लोग जिस शिद्दत से गाते हैं ना उनमें उनकी नज़र आ रही होती है, एक इम्प्रेशन नज़र आता है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि कोई मोहब्बत में नाकामी वाला सीन तो नहीं है? कोई दिल तोड़ा है किसी ने कभी? ये सवाल जो है ना बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन जवाब देना पड़ेगा आज आपको ईद के दिन। नहीं नहीं ऐसी कोई बात कोई नहीं दिल तो नहीं टूटा कभी? नो 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 बस ठीक है, बस ठीक है, फिर ठीक है, फिर हम आपको आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा आप बताएं रुहेल, ईद हम सॉरी आफाक आप बताएं, आपने भी बताया कि हम अभी खाने पीने की बातें कर रहे थे हुदा, अक्सर मर्दों को कुकिंग का शौक भी होता है लेकिन बहुत रेयर, बहुत कम रेशो ऐसी है। आप खाने में क्या अच्छा बना लेते हैं? मैं खाने में ऑलमोस्ट हर चीज़ अच्छी बना लेता हूँ। ओह वाओ यू आर गुड कुक। ओह नाइस। ये क्या ईद पे सारे कोई लड़के प्लान देखें है बहुत कि से। घर वालों की ईद जब पे- दावत करनी है तो ऐसी क्या चीज़ आप उनको अपने हाथ से बना के खिलाएंगे और ये जो बोलेंगे सारे इनके घर वाले देख ले, सारी फैमिली ये देख ले, आपको बना के मेरे खिलाएंगे? घर वालों को, मेरे भाइयों को सबको पता है कि मैं पास्ता बहुत अच्छा बना ओह लेता हूँ। नाइस। तो इवन के वो खुद कहते हैं कि यार आज बना के दिखाओ। क्या बात है, कैसे जो लड़के देख रहे हैं ना वो भी सुने ध्यान से, वो क्या कुछ अच्छा बनाते मुझे हैं। लगता है कि मर्दों को भी खाना बनाना और आना कुकिंग का ताल्लुक जेंडर बेस्ड बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। है। बिल्कुल सही Exactly, बात। लड़का हो लड़की हो डिस्कशन दोनों होनी नहीं चाहिए कि हाँ। कौन बनाए कौन ना बनाए। यस यस, चलें जी दोनों सिंगर स्टार्ट हो जाएं। होना था प्यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो
गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे हो होना था प्यार, हुआ मेरे यार। हे सालों में पाए जवाब हमने सारे सवालों में ख्वाबों की ख्वाबों की टूटे ना था प्यार, हुआ मेरे यार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो नाज़रीन, ये थी आज की ट्रांसमिशन। हमारे गेस्ट के साथ आप लोग भी मिले और मज़े की हमने बातें की। और जाते जाते एक बार फिर से GNN की जानिब से और हमारी जानिब से आप सबको ईद मुबारक। खुश रहें और मीठे मीठे खाने भी खाएं और इसके अलावा अपना ख्याल भी रखें। दिल तो नहीं चाह रहा वैसे अपने मेहमानों को छोड़ने का, और आज ईद का दिन है और जितना हमें अच्छा लगा कि हमने अपने व्यूवर्स के साथ मुलाकात की आज के दिन भी, और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा आप लोगों को छोड़ने का, लेकिन क्या करें, टाइम भी कम है और हमने भी जाके थोड़ी सी ईद मनानी है अपने घर वालों के साथ। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी GNN के तवस्सुत से, लेकिन अभी हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।